अच्छा यार, 1 मिनट। ओए, तस्वीर सेंड कर रही हूँ, देख। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ये सादिक भाई की स्क्रीन क्यों नजर आ रही है मेरे पास? कहाँ है? से स्क्रीन शेयर कर दी थी, हाँ, स्क्रीन शेयर हुई हुई है तुम्हारी। हटा दी। हटा दूं? हैप्पी बर्थडे। अरे वाह भाई वाह। तो कैसे पता चल गया सुबह ही सुबह? स्टेटस में डाल दिया था, आपने देखा ही नहीं थी। सिस्टम खोला यार, कल सारा दिन टाइम ही नहीं मिला। उसकी फाइल बना दी ना, यानी कि फोल्डर की मिनिमाइज कर दिया ना। वालेकुम अस्सलाम। कितने भाई लोग आ गए हैं आज। अबे स्क्रीन को डबल क्लिक करके फुल कर दे स्क्रीन।
चले भाई स्टार्ट लें क्या? ओ, 5 चले गए सारे भाई। जब तक वो आ जाए तो आप थोड़ा सा रिव्यू कर दे। हाँ रिव्यू करा लो, क्या पूछना है कुछ सवाल लेकर आओ फिर रिव्यू शुरू सर करें। वो बाई डायरेक्शनल क्या ना थोड़ा सा ऐसा लास्ट क्लास फ्री नहीं थी ना मैं, तो आपकी अब ये ऐसे बंदे को रिव्यू नहीं होना चाहिए। नहीं सर, आपकी वीडियो देखी थी तो ना उसमें मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आया। रिकॉर्डेड वीडियो देखो बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि जो हम प्रोसेसिंग होती है ना वो लेफ्ट टू राइट तो करते ही करते हैं, ठीक है। हम उसको रिवर्स में भी डाटा देना शुरू कर देते हैं। हमने वहाँ कोडिंग में भी देखा था, हमने -1 का साइन लगा के डाटा को रिवर्स कर दिया था। तो बाई डायरेक्शनल में डाटा जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जो है ना वो उस पर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अगर हम बाई डायरेक्शनल को सिर्फ जो है रिवर्स में चला दें और ट्रेनिंग कराएं तो हमारा जो है ट्रेनिंग सही नहीं होगी। हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों एक साथ चलाएं तो जितनी फॉरवर्ड में ट्रेनिंग हो रही थी उससे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। और तुम्हारा कोई सवाल है इसमें तो पूछो। बोलो कहाँ गए तारिक नवाज? तो वही चेक कर सवाल आवाज नहीं आ रही। सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी पूछे। सर ये पूछना था कि बाई डायरेक्शनल में कैसे अच्छे हुए थे, क्योंकि वो खुद भी ये बात कर रहा है ना कि जो लास्ट होता है वो उसकी बेस पे ही ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो पहले वो फॉरवर्ड कर रहा होता है, फिर वो बैकवर्ड कर रहा होता है या रिवर्स कर रहा होता है, ऐसा ही है। फॉरवर्ड कर रहा होता है, बैकवर्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब फॉरवर्ड तो पहले हुई है, अब वो दूर हो गई ना, क्योंकि उसकी जो ज्यादा अच्छी प्रोडिक्शन होती है जितनी करीब मतलब जो लास्ट हो रही होती है उसकी बेस पे कर रहा होता है। तो कैसे प्रोडिक्शन अच्छी होती है या क्या रीजन है इसका खास? देखो सिर्फ वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन चलता है ना, अभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा होता क्या है, प्रेडिक्शन करते वक्त तो लोग बैकवर्ड देखते ही है। तो हम लगाते हैं कि अब कितने रिकॉर्ड्स बैक देखना है,
ठीक है। लेकिन जब ये रिवर्स और फॉरवर्ड चल रहा होता है, ये जो कहते हैं ना, जो मिसिंग होती है उसको सर आवाज कट रिवर्स रही जाते है। हुए जो है, क्या मेरी बात आवाज कट रही है। अभी आ रही सही? जी। वो जो डेटा का एक्सपोजर है ना, उसके डेटा एक्सपोजर सिर्फ ज्यादा हो जाता है। प्रिडिक्शन तो वो अपने उसी हिसाब से करता है जो हम वहां पर उसको लुक बैक देते हैं। लुक बैक याद है हमने पिछली उसमें दिया था कि हम भाई पीछे तो 1 महीने के रिकॉर्ड देख के जो है ना प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, 2 महीने के रिकॉर्ड देख के या जी 15 जी दिन के रिकॉर्ड देख के, जी। वो प्रिडिक्शन तो ये उस पे ही करता है। सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या होता है कि फॉरवर्ड चलते वक्त जो एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा उससे मिस हो जाते हैं, नहीं भी होंगे, मिस हो सकता है ना भी मिस हो, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वो रिवर्स आते वक्त उस डाटा को सिर्फ क्या कर लेता है, एक तरह से लो रिव्यू कर लेता है। हम तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कर लेता है। जो मिसिंग एस्पेक्ट्स होती हैं उससे वो ट्रेनिंग कर लेता है उसकी। अच्छा, ये जो कैसे कर लेता है, इसका फिनोमिना क्या है, ये तो पूरा जो है ना वो थ्योरेटिकल और उसका एस्पेक्ट है, तो जाहिर है यहाँ पर इसकी गुफ्तगू जो है ना वो हम कर नहीं सकते। हाँ, वो गुफ्तगू वो हम कर नहीं सकते, सही है ना। मैंने भी उसको जो है ना वो इतना पढ़ा हुआ है कि वो क्या फिनोमिना, क्या उन्होंने जो है ना उसके पीछे जो है ना एल्गोरिथम्स का सिस्टम लगाया हुआ है कि वो उससे डिफरेंस निकालने के लिए जो है ना वो सारी चीजें किस तरह क्या करते हैं। बस ये है कि भाई इतना। जी जी, आपने कहा कि वो कुछ पैरामीटर्स या कुछ इसको जो नहीं मिलता वो बैकवर्ड से ले लेता है ट्रेनिंग के लिए, या सही है? पैरामीटर नहीं, कोई डेटा जो मिसिंग एस्पेक्ट होती है उनको। हाँ, मिसिंग एस्पेक्ट। तो सर क्या बता वो ओवरराइड भी कर जाए फॉरवर्ड की किसी चीजों को? नहीं, इतना मैंने पढ़ा था कि ये डिफरेंस निकालता है फॉरवर्ड जाते वक्त और बैकवर्ड जाते वक्त जो लर्निंग इसके पास आ रही होती है, ठीक है, उन्हीं डेट्स के ऊपर या उन्हीं टाइम स्टेप्स के ऊपर जो उसकी लर्निंग आ रही होती है, अगर वो डिफरेंट होती है, जो वो डाटा जो उसने पहले देख लिया होता है और वो डाटा जो बैकवर्ड आ रहा होता है, तो उस पर बैकवर्ड में जो मिसिंग डाटा होता है, जो नजर से निकल गया होता है, वो रिटेन कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह तो फिर पूरा का पूरा डाटा की जो सारी लर्निंग थी वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। अगर वो अपनी बैकवर्ड की जो है ना वो उसको रिटेन करेगा तो ये मसले हो जाएंगे। इसका बैक एंड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जो है ना वो सिस्टम है जो हम लोगों से छुपाया हुआ है। सही है। इससे ज्यादा बेहतर समझ आता बैकएंड अगर एक बार। आज हम जो है वो फंक्शनल एपीआई का चैप्टर जो है ना वो शुरू करेंगे। केरस की फंक्शनल एपीआई या टेंसरफ्लो की फंक्शनल एपीआई। फंक्शनल एपीआई का जिक्र जो है वो शुरू की डीप लर्निंग क्लासेस में आया था कि हम अभी तक जो है जो इस टाइप का मॉडल बनाते हैं वो 3 तरह से हम मॉडल लिख सकते हैं। एक हमारे पास सीक्वेंशियल मॉडल था, ठीक है, फंक्शनल एपीआई थी और क्लासेस। ये 3 तरह का मॉडल जो है ना वो होता है। अभी तक हमने सीक्वेंशियल पे ही काम किया है, उस पे सीक्वेंशियल पे काम किया है। फंक्शनल जो है ना वो एपीआई के थ्रू हमने मॉडल अभी तक नहीं बनाया है। फंक्शनल एपीआई की हमने छोटी सी एग्जांपल क्या थी, जो 2-3 लाइनें थी कि फंक्शनल एपीआई किस तरह की होती है। यूज नहीं किया था, सिर्फ बताया था कि यार फंक्शनल एपीआई होती है 2nd या 3rd चैप्टर के अंदर। यहाँ पर अब वो फंक्शनल एपीआई आएगा और
अगले किसी चैप्टर के अंदर जो है वो क्लासेस के थ्रू भी जो है मॉडल जो है वो लिखने के लिए आपको मिलेगा। सर जी कोई फायदा है क्या इनको यूज करने का? सिक्वेंशियल से जी जी जी, अगर फायदा नहीं होता तो इतनी मेहनत क्यों की होती भाई, फायदे बहुत हैं। अभी ये फायदे नुकसान ही तो पड़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन में सिर्फ फायदे नुकसान ही है कि वो क्या यूज केसेस हैं जहां हमें फंक्शनल एपीआई की ही जरूरत पड़ती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो प्रोडक्शन लेवल है ना डीप लर्निंग मॉडल्स का, बड़ी बड़ी हम एप्लीकेशन देखते हैं प्रोडक्शन में काम कर रही हैं, वो फंक्शनल एपीआई पर ही होती है, सिक्वेंशियल पे नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और हमारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सिक्वेंशियल पे चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो वाकई जेन्युइनली प्रोडक्ट होती है ना कहीं इम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट, वो फंक्शनल एपीआई पे ही लिखी होती है। देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो स्क्रीन शेयर कराऊंगा। ये हमारे पास 7th चैप्टर है, एडवांस डीप लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। टेंसर बोर्ड की विजुलाइजेशन भी आनी चाहिए, लेकिन समझने वाली चीजें ये 2 हैं, फंक्शनल एपीआई और कॉलबैक्स भी शायद मैं अपनी क्लास में तो करवा चुका हूँ पहले, ऑनलाइन वालों को नहीं पता, कर लेंगे दोबारा। अच्छा, भी हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, बात समझ में आता है, क्योंकि मेरे अल्फाज से ज्यादा अहमियत के हामिल जो है ना वो राइटर के हैं, तो हम उन्हीं के अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द नंबर ऑफ पावरफुल टूल्स दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू बीइंग एबल टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स, ठीक है, ऑन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट इन वर्ड्स पे गौर करिएगा, वो आपको किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन लेवल का इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन लेवल की जो एप्लीकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन है, वो प्रोडक्शन में किस तरह चल रही है, और क्या वो सिर्फ एक ही जिस तरह हम चलाते रहे हैं अभी तक, हम डाटा प्रोसेस करते रहे, क्या ऐसे ही होता है? तो रियल मॉडल जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म का आ रहा होता है। अभी करते हैं, उसको देखते हैं। यूजिंग Keras functional API, you can build graph-like models. ये graph-like models बना सकते हैं। Share a layer across different inputs. एक layer जो है वो मुख्तलिफ इनपुट्स में शेयर कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ जुमले हैं, अभी आपको पता ही नहीं कि ये क्या बात हो रही है, तो अभी आप इनको सिर्फ सेंटेंस समझ के अपने पास संभाल के रखें। यार इसमें लेयर शेयरिंग की बात हो रही है, ग्राफ लाइक मॉडल की बात हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुलना शुरू होगा कि लेयर क्या, शेयर लेयर क्या होता है। एंड यूज Keras मॉडल्स जस्ट लाइक पाइथन फंक्शंस। अब हम मॉडल को फंक्शंस की तरह लिखेंगे, पाइथन के फंक्शन जिस तरह हम कॉल करते हैं वो वैल्यू रिटर्न करता है। Keras callbacks and the TensorBoard browser-based visualization tool lets you monitor model during training. अभी जो callback और TensorBoard है, ये मॉडल की ट्रेनिंग को ग्राफ की शक्ल में आपके ब्राउजर पे ही शो कर रहा है। अभी हमने न्यूमेरिकल तो देखा है मॉडल चलते हुए, TensorBoard में भी जो है ना वो आपको ग्राफ साथ साथ नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जा रही है ग्राफ ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो होता हुआ नजर जो है वो आता रहेगा। तो ये आपके ब्राउजर पे चल रहा होगा सारा। We'll also discuss several best practices including batch normalization. ठीक है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। Residual connections, hyper parameter optimization and model assembly. ठीक है,
बड़ा अच्छा चैप्टर है ये, एडवांस है ना, तो वो सिंपल चीज से हटके नई नई टेक्निक्स जो है वो इसके अंदर आएंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े ही जो है ना वो जेन्युइन किस्म के हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। मतलब डीप लर्निंग के इंटरव्यू के अंदर जो है वो अगर किसी को ये बातें पता है तो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती कि बेस्ट नॉर्मलाइजेशन या रेजिडुअल कनेक्शन या पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है। ठीक है, तो मुश्किल सवाल समझे जाते हैं, कॉन्सेप्ट मुश्किल समझे जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ आसान जबान में समझेंगे और तो याद भी रखिएगा, नोट डाउन भी करके रखिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। तो गोइंग बियॉन्ड द सीक्वेंशियल मॉडल, अब सीक्वेंशियल मॉडल से आगे चलते हैं। द केरस फंक्शनल एपीआई। So until now, all the neural networks introduced in this book have been implemented using sequential model. जितने भी neural networks अभी हमने इस book में पढ़े सारे sequential model थे। The sequential model makes the assumption that network had, अब देखिए sequential model की limitation आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आएगी, क्योंकि अभी हमने limitation तो डिस्कस ही नहीं की थी। तो कहते हैं sequential model makes the assumption that the network had exactly one input. सीक्वेंशियल मॉडल जो है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड कर रहा है कि हमारे नेटवर्क में जो नंबर इनपुट है वो एक ही इनपुट होगा। अभी तक हमने एक ही इनपुट दिया, एक वक्त में एक ही इनपुट जाता है, एंड एग्जैक्टली वन आउटपुट, और उसमें से निकलेगा भी एक आउटपुट। ये हमारी अजम्पशन थी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, या प्रोडक्शन लेवल पे ऐसा नहीं है। हम अभी एक लिमिटेड जो है ना रिसोर्स के साथ काम कर रहे थे, तो हमने ये अज्यूम किया हुआ था या चलो एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, इसीलिए हम सीक्वेंशियल मॉडल से डील करते हुए काम चला रहे थे। दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स, के वो लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स जो है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर आती है, दो लेयर। थैंक यू। दूसरी लेयर जो है वो नहीं होती, जिस तरह हमें यहाँ इस फिगर में नजर आ रहा है 7.1 में, कि लेयर उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर। अच्छा, एक लेयर पे दो लेयर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन दो लेयर कैसे आएंगे, पे एक ही लेयर आएगी, तो दो लेयर्स एक साथ कंबाइन होके हाथ की तरह खड़ी होंगी। अच्छा जी, दिस इज अ कॉमनली वेरिफाइड assumption, ठीक है। The configuration is so common that have been able to cover many topics and practical applications in these pages so far using the sequential model class. ये configuration इतनी ज्यादा वेरीफाइड और कॉमन है कि इसी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे हमने मॉडल्स और प्रेडिक्शंस जो हैं वो या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करी हैं। इसी बुक्स में आपने देखा, करके भी देखी। बट दिस सेट ऑफ assumption इज टू इनफ्लेक्सिबल, लेकिन ये जो सेट ऑफ assumption जिस पे हम काम करते रहे ये बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब कि एक फ्लेक्सिबल चीज होती है कि उसको जो है ना किसी भी अंदाज से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो चीज इसके अंदर नहीं है। इन अ नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस के अंदर ये इनफ्लेक्सिबल मॉडल है। सम नेटवर्क्स रिक्वायर सेवरल इंडिपेंडेंट इनपुट्स, कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जिसके अंदर कई इनपुट्स आ रहे होते हैं। ये वाली बात, कई इनपुट्स, आपके ख्याल में आपको क्या लग रहा होगा, कई इनपुट्स क्या हो सकते हैं, जरा मुझे बताएं, क्या सोच रहे हैं इस बारे में। आ जाए स्क्रीन पे जरा जी। जो बात कह रहे हैं कि एक नेटवर्क में कई इनपुट हो सकते हैं, मैनी इनपुट्स आ सकते हैं, कि किस कैसी एग्जांपल होगी कि मैनी इनपुट्स आ रहे हैं। सर आई थिंक फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूं। फीचर्स नहीं नहीं चल रही है।
खंजाई की है मेरी थोड़ी रिकॉर्ड पे लगाई है। सर ये जो आजकल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन चल रहा है, ये गेस्चर रिकग्निशन और इनके फेस रिकग्निशन से अंदाज़ा लगाना कि बंदा कैसा है, उसका मूड कैसा है। तो उसमें मल्टीपल इनपुट जा रहे हैं, एक बंदा चलते जा रहा है तो उसके गेस्चर के रिकग्निशन को भी नोट किया जा रहा है, उसके फेस से भी नोट किया जा रहा है कि ये बंदा इसका मूड कैसा है आज। हाँ, ये वाली बात कुछ बेहतर लग रही है कि एक तो उसके चलने के स्टाइल से और उसके फेस से जो है ना गैस किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो है यानी एक इनपुट इमेज भी जा रही होगी, हो सकता है दूसरा इनपुट है वो आपके पास टेक्स्ट भी जा रहा हो सकता है तीसरा इनपुट जो है ना बंदे की वॉइस भी जा रही हो। ठीक है, सिर्फ इमेज से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वॉइस से भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो भी जा रहा है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, तो एक ही मॉडल के अंदर अब जब तीन चीजें जो है वो हमारे मॉडल में एज ए इनपुट जा रही हैं, तो मे बी के आउटपुट भी जो है वो क्या हो सकता है, वो एक से ज्यादा हो सकता है। इनपुट जब मैनी है तो आउटपुट भी जो है वो मैनी हो सकता है। तो सम नेटवर्क्स रिक्वायर सेवरल इंडिपेंडेंट इनपुट्स। अच्छा है इंडिपेंडेंट में भी वही डिपेंडेंट वाले इनपुट नहीं कि आप बोलेंगे फीचर की तरह भी 5 फीचर जो है ना एक इनपुट बन गया 5 फीचर नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इनपुट है। एक तरफ पिक्चर, एक तरफ वॉइस है, एक तरफ टेक्स्ट है। अदर्स रिक्वायर मल्टीपल आउटपुट्स। कुछ मॉडल ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एक चीज आउटपुट नहीं चाहिए, उन्हें 2-3 चीजें आउटपुट में चाहिए। एंड सम नेटवर्क्स हैव इंटरनल ब्रांचिंग बिटवीन लेयर्स। और कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं कि उनकी लेयर्स के दरमियान ब्रांचिंग होती है। अच्छा, लेयर्स के दरमियान ब्रांचिंग का मतलब ये है कि लेयर नंबर 1 लेयर नंबर 2 चली जा रही है, आगे लेयर नंबर 12 के ऊपर लेयर नंबर 2 से कुछ चीज निकल के दोबारा जो है ना कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये लेयर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का होता है। ये तो अभी बात करेंगे इसके ऊपर। एंड सम नेटवर्क्स हैव इंटरनल ब्रांचिंग बिटवीन लेयर दैट मेक्स देम लुक लाइक ग्राफ्स, जिससे वो ग्राफ बन जाता है, एक जगह से निकल के वहां जा रहा है, एक जगह से वहां निकल के वहां जा रहा है। ग्राफ्स ऑफ लेयर रादर देन लीनियर स्टैक ऑफ लेयर, बजाय इसकी कोई लीनियर स्टैकिंग लगे ये वाली, शायद उन्होंने ग्राफ की डायग्राम दी ये, बल्कि ये भी नहीं है दिस वन, ये थोड़ा ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है वैसे ही लेयर, लेकिन अब एक लेयर के ऊपर एक लेयर नहीं है, मल्टीपल्स जो है ना वो आपके पास लेयर जो है ना वो एक साथ कनेक्टेड है और डिफरेंट टाइप्स की भी कनेक्टेड हो सकती हैं। और फिर एक लेयर से निकल के जो है ना वो डायरेक्ट अगली किसी लेयर के ऊपर भी जो है ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो चल सकती है। अच्छा जी, तो अच्छा अभी तक जो बात हमने पढ़ी, अभी तक हम तो उसकी दलाइल पढ़ रहे हैं कि सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर लिमिटेशन क्या थी और आगे हमारे पास किस किस्म की चीजें आएंगी, उसके लिए हमें किस किस्म का जो है ना मॉडल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। कहते हैं सम टास्क्स फॉर इंस्टेंस रिक्वायर मल्टी मॉडल इनपुट्स। कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको मल्टी मॉडल इनपुट चाहिए होते हैं, यानी दे मर्ज डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इनपुट सोर्सेस। वो मुख्तलिफ इनपुट सोर्सेस से डेटा आ रहा तो उन्हें मर्ज करते हैं। प्रोसेस ईच टाइप ऑफ डेटा यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरल लेयर्स। मुख्तलिफ किस्म की न्यूरल लेयर्स के थ्रू जो है ना मुख्तलिफ किस्म का डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, इमेजिन अ डीप लर्निंग मॉडल ट्राइंग टू प्रिडिक्ट
the most likely market price of a second hand piece of clothing. अब यहाँ एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि क्या बात है कि हमने क्या करना है कि इमेजिन करें कि आप प्रिडिक्ट करने द मोस्ट लाइकली मार्केट प्राइस ऑफ अ सेकंड हैंड पीस ऑफ क्लॉथ. एक सेकंड हैंड जो है ना कपड़े का जो है ना वो आपने प्राइस प्रिडिक्ट करना है यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स. उसमें इनपुट क्या है? यूजर प्रोवाइडेड मेटा डाटा. यूजर ने उस डाटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है. मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा होता है. एक डाटा है उसके पीछे और कितनी इंफॉर्मेशन, सच एज द आइटम्स ब्रांड, इसकी ब्रांड क्या है, कितना पुराना है और वगैरह वगैरह. एंड अ यूजर प्रोवाइडेड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, और यूजर ने टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ. एंड अ पिक्चर ऑफ द आइटम, और उसने आइटम की पिक्चर भी लगाई हुई. अभी यहाँ पर 3 डिफरेंट इनपुट है. ठीक है, उसके फीचर्स हैं, उसकी कितना पुराना कपड़ा है, ब्रांड क्या है, ये क्या है, वो क्या है. उसके बाद टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी है. उसके बाद जो है ना उसकी इमेज भी है. अब आप देखें, अब थोड़ा सा आपका माइंड खुला होगा कि जो हमारे पास सही मायनों में जो एप्लीकेशन होगी प्रोडक्शन के ऊपर, वो सिंपल वैसे काम नहीं कर रही होती जैसे हम अपना डाटा प्रोसेस करा के एक आउटपुट शो करा रहे थे. तो कुछ इसी तरह का हो रहा होता है. जो इमेजेस भी आ रही होती हैं, टेक्स्ट भी आ रहा होता है प्रेडिक्शन में. ठीक है ना, और फीचर्स भी जो है ना वो आइडेंटिफाई करके प्रेडिक्शन वगैरह कर रहा होता है. If you had only the metadata available, अगर सिर्फ metadata होता तो you could one hot encoded and use a densely connected network to predict the price. आप उसको one hot encoding करते और densely connected layer लगाते sequential model की और predict कर देते. If you had only text description available, you could use RNN or 1D convolutional network. ठीक है. If you had only the picture, you could use 2D convolutional network. ये यूज किया, but how can you use all 3 at the same time? तीनों इनपुट आ रहे हैं. A naive approach would be to train 3 separate models and do a weighted average of their predictions. अगर हमें कहा जाए कि क्या हम किए, तो हम तीनों से प्रिडिक्शन निकालेंगे, अलग अलग मॉडल ट्रेन करेंगे, पिक्चर का अलग, टेक्स्ट का अलग, डाटा का अलग, और तीनों से जो प्रेडिक्शन आएगी उसके एवरेज निकाल के कह देंगे भाई ये प्रेडिक्शन है. बट दिस मे बी सब ऑप्टिमल. ये प्रेडिक्शन जो है ना वो ऑप्टिमल नहीं होगी, बिकॉज द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड बाय द मॉडल मे बी रिडंडेंट. जो मॉडल्स इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो. A better way is to jointly learn a more accurate model. बेहतर ये है कि जो है ना jointly जो है learn कराया जाए एक accurate model को of the data by using the model that can see all available input modalities. एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जितनी available input modalities हैं, input data हैं, उन सबको वो देख सके. ऐसा नहीं हो कि वो बेचारा पिक्चर देख सकता है CNN की तरह लेकिन टेक्स्ट नहीं देख सकता, RNN की तरह वो टेक्स्ट देख सकता है लेकिन वो मेटा डाटा नहीं देख सकता. ऐसा मॉडल लिखें जो हर किस्म की मोडालिटीज को देख सकता हो. अ मॉडल विद 3 इनपुट ब्रांचेस. अब क्या होगा इसके अंदर? इस फिगर से हम कुछ आइडिया अपना जनरेट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, मैं फिर रिपीट कर दूं. अभी हम अपर लेयर पर है ना, तो हमें अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या जुगाड़े हो रहे होंगे अंदर, कैसे कर रहा होगा. बस ये इस तरह काम कर रहा होता है, इसको जहन में रखना है. इसका ये सिलसिला है, इस तरह से ये काम कर रहा होगा. आपके पास यहाँ हमें फिगर में नजर आ रहा है कि भाई डेंस मॉड्यूल जो है ना वो
मेटा डाटा को प्रोसेस कर रहा है, आरएनएन जो है वो टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहा है, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो पिक्चर को प्रोसेस करके तीनों का जो इनपुट है वो एक मॉडल ले रहा है, तीनों के आउटपुट को ले रहा है और उसको मर्ज करके जो है ना वो एक प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो निकाल रहा है। अच्छा, ये है अ मॉडल विद 3 इनपुट ब्रांचेस, मल्टी इनपुट मॉडल। Similarly, some tasks need to predict multiple target attributes of input data. अब ये तो मल्टी इनपुट हो गया ना, अगर मल्टी आउटपुट चाहिए तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसका? Even the text of a novel or a short story. नॉवल का टेक्स्ट पकड़ा दिया आपको, एक पेज पकड़ा दिया उसको रीड करने के लिए, या कोई शॉर्ट स्टोरी पकड़ा दी मॉडल को, यू माइट वांट, अब आप क्या चाहते हैं उससे, अब आप प्रेडिक्शन क्या कराना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लासिफाई इट बाय जेनर सच एज रोमांटिक नॉवल है या थ्रिलर नॉवल है। ये टेक्स्ट रीड करके आपका मॉडल प्रेडिक्ट करेगा ये जो एक्सपेक्ट है ये किसी रोमांटिक नॉवल का है या किसी थ्रिलर नॉवल का है, बट आल्सो प्रेडिक्ट द अप्रोक्सीमेट डेट इट वाज रिटन, और साथ साथ ये भी प्रेडिक्ट करो कि ये नॉवल जो है ना वो किस दौर में लिखा गया है। ऑफ कोर्स यू कुड ट्रेन 2 सेपरेट मॉडल्स, हमें जितनी नॉलेज हमने गेन की उस हिसाब से तो हमें 2 मॉडल ट्रेन करने पड़ेंगे, 1 फॉर द जेनर एंड 1 फॉर द डेट, बट बिकॉज दीज एट्रीब्यूट्स आरंट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, लेकिन क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स जो है वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, यू कुड बिल्ड अ बेटर मॉडल बाय लर्निंग टू जॉइंटली प्रेडिक्ट बोथ जेनर एंड डेट एट द सेम टाइम। अच्छा, अभी यहाँ ये सोचना कि ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है या क्यों है, या स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंसी जो है ना वो क्या होती है, ये सवाल बन सकता है कि स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी जो है वो क्या होती है। अभी यहाँ पर ये क्यों नहीं है कि नॉवल क्लासिफाई करना है, उसकी डेट निकालनी है, कोई बता सकता है इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, या इसका इस जुमले का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा लाउडली बोले। मेरे ख्याल से ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दोनों मतलब एक ही नॉवेल है, नॉवेल के अंदर अलग अलग डेटा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट डेटा नहीं है, तो एक ही डेटा नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप नॉवेल से ये प्रेडिक्ट करो कि नॉवेल जो है वो रोमांस है या थ्रिलर नॉवेल। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि नॉवेल लिखा कब गया। अब ये अजीब सी बात लगती है ना कि एक नॉवेल पढ़ के ये बताया लिखा कब गया, तो इसके अंदर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंसी नहीं। उसकी वजह ये है कि नॉवल अगर आप पढ़ते हैं या थोड़ी बहुत जो है ना वो आपको नॉलेज है, तो नॉवल जो है वो एक खास स्टाइल में लिखा जाता है, उसके दौर है, ठीक है ना, कि शेक्सपियर का दौर जो है ना वो कुछ और था, पेट्रार्चन का दौर कुछ, उसमें मुख्तलिफ स्टाइल में नॉवल लिखे जाते थे। उसी तरह वोकैबुलरीज का स्टाइल होता था, ठीक है, जिससे पता चलता था कि ये जो है ना किस दौर का नावल है, और पढ़ने वाला रीडर खुद ही बताता था यार ये तो जो है ना जो स्टाइल है लिखने का वो शेक्सपियर का स्टाइल है। तो शेक्सपियर के स्टाइल में बाकी लोग जो पूरा जमाना चला नावल लिखने का, तो वो क्या था, वो सारे शेक्सपियरियन कहलाए, ठीक है। इस तरह पोएट्री में भी इस तरह का सिलसिला चलता है, ठीक है। तो उससे जो है ना वो प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं कि वो क्योंकि लिखने का स्टाइल से जो है ना वो दौर का पता चल रहा है, तो उसी टेक्स्ट से पता चल रहा है, उसी टेक्स्ट से पता चल रहा है जिस टेक्स्ट से आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि रोमांटिक है या थ्रिलर है। तो इसका मतलब ये है कि उन टेक्स्ट के दरमियान के बीच में जो है स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंसी है, इसीलिए वो उसकी डेट जो है वो, अच्छा डेट से मुराद जो है ना वो एग्जैक्टली ये डेट नहीं होती कि 5 फरवरी या 5 जुलाई 2020 को लिखा गया,
वो दौर की बात हो रही है। इस दौर में ये वाला प्रोडक्ट जो है ना वो निकालने की 19th सेंचुरी का है, 18th सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी का है, इस तरह। तो you could build a better model by learning jointly predict both gender and data at the same time. Such joint model would then have two outputs, और फिर डेट निकालने के लिए जो हमारे आउटपुट तो हमने देने ही ना ट्रेनिंग के दौरान, तो उससे भी पता चल जाएगा हम डेट दे क्या रहे हैं। जॉइंट मॉडल दैट वुड हैव टू आउटपुट्स और हेड्स, जिसके दो आउटपुट होंगे या दो सर होंगे। ड्यू टू कोरिलेशन बिटवीन जेंडर एंड डेट, कोरिलेशन है जेंडर में और डेट में। नोइंग दैट द डेट ऑफ द नॉवल वुड हैव द मॉडल लर्न रिच, ये जानते हुए कि नॉवल की जो डेट है, नोइंग द डेट ऑफ द नॉवल वुड हेल्प द मॉडल, ये नॉवल की जो डेट है वो हेल्प करेगी मॉडल को लर्न रिच, ज्यादा अच्छा लर्न करने में। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेस ऑफ नॉवल जर्नल, देखिए वही वाली बात आ रही कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेस ऑफ द नॉवल जर्नल, नॉवल की जो जेनरिक है वो किस टाइप का है, उसकी जो स्पेस है, स्पेस से मतलब वही वाली बात है उसका जो दौर है, एंड वाइस वर्सा। अब ये यूं है कि ये आपके पास मल्टी हेड्स जो हैं वो आपके पास टेक्स्ट दिया गया, उन्होंने टेक्स्ट प्रोसेस किया, उससे जेंडर क्लासिफाई भी कर रहे हैं और डेट रिग्रेसर भी लगा रहे हैं। तो ये आपके पास ये फिगर जो है वो है मल्टी इनपुट की, और ये फिगर है आपके पास मल्टी आउटपुट की। अच्छा, अब तक की जितनी बात हुई है, हम ये सारा मुद्दा हम क्यों डील कर रहे हैं यहाँ पर, कोई रिपीट करे? मुझे लग रहा है कि बात लंबी हो गई है, टॉपिक पीछे रह गया, कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फंक्शनल एपीआई के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी लिमिटेशन हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, सीक्वेंशियल की लिमिटेशन क्या थी और फंक्शनल के एडवांटेजेस क्या है। ये फंक्शनल में हम किस किस्म के मॉडल्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके ऊपर, उसकी एग्जांपल्स और उसकी 3 तरह की यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है। हम मल्टी इनपुट, मल्टी आउटपुट और लेयर शेयरिंग मॉडल्स जो हैं वो इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा जी, एडिशनली मैनी रिसेंटली डेवलप्ड न्यूरल आर्किटेक्चर्स रिक्वायर नॉन लीनियर नेटवर्क टोपोलॉजी। अब आज के जदीद दौर के अंदर मॉडल्स लिखे गए हैं, रिसर्चर ने अपने अपने मॉडल्स जो है वो बनाए इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके। जैसे अभी तो हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मल्टी इनपुट होगा, मल्टी आउटपुट होगा। अब मैंने अपना कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा स्ट्रक्चर अपनी रिसर्च में लिखा और बना दिया, मैंने उसको अपना नाम दे दिया, लेकिन उसकी बेस जो है, उसकी असास जो है वो वही है जो पीछे डिफाइन की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ जिक्र होता है, कहते हैं एडिशनली मैनी रिसेंटली डेवलप्ड न्यूरल आर्किटेक्चर्स, न्यूरल आर्किटेक्चर जो रिसेंटली बनाए गए हैं रिक्वायर नॉन लीनियर नेटवर्क टोपोलॉजी। उनकी नेटवर्क टोपोलॉजी भी जो है वो नॉन लीनियर है, यानी लीनियर स्टैटिक नहीं है, वो नॉन लीनियर है। नेटवर्क्स स्ट्रक्चर्ड एज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, नेटवर्क्स स्ट्रक्चर्ड एज जो नेटवर्क, भाई आवाज थोड़ी सी अपनी किसका शोर आ रहा है। द इंसेप्शन फैमिली ऑफ नेटवर्क्स, एक नेटवर्क वो है जो असाइक्लिक ग्राफ कहलाते हैं, इंसेप्शन ब्लॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। Inception module where input is processed by several parallel convolutional branches whose outputs are then merged back into single tensor. There is also the recently trained additional residual connections to a model, जो ResNet के नाम से बड़ा ही मशहूर मॉडल है, जो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ResNet का मॉडल बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है,
इसमें रेजिडुअल कनेक्शन अभी देखेंगे। रेजिडुअल कनेक्शन जो है ना वो क्या चीजें होती हैं। दोबारा पढ़ता हूँ इसको। एडिशनली मैंने रिसेंटली डेवलप्ड न्यूरल आर्किटेक्चर रिक्वायर्स नॉन लीनियर नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये उसके अंदर नॉन लीनियर नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। लीनियर तो वही वाली सीक्वेंशियल वाली एक लाइन में चला जा रहा है। नॉन लीनियर का मतलब वही है कि भाई टेढ़ा मेढ़ा इधर से भी आ रहा है उधर से भी इनपुट आउटपुट आ रहा है। नेटवर्क्स स्ट्रक्चर्ड एज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। और नेटवर्क कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं, असाइक्लिक होते हैं, ठीक है, जिनका एंड पॉइंट जो है ना वो नहीं होता। असाइक्लिक किसे कहते हैं? उसका एंड पॉइंट नहीं होता, यानी वो उसका सिरा कहीं जगह दोबारा जुड़ा हुआ होता है तो आपको सिरा मिलता ही नहीं। द इंसेप्शन फैमिली ऑफ नेटवर्क्स, जो इंसेप्शन के जो नेटवर्क्स कहलाते हैं, जिस तरह हमने CNN में भी यूज करे थे, CGI यूज किया था, CGI BGI 16 यूज किया था, ये सब इंसेप्शन फैमिली है। डेवलप्ड एट गूगल फॉर इंस्टेंस रिलाइज ऑन इंसेप्शन मॉड्यूल्स। ये इंसेप्शन मॉड्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। वेयर द इनपुट इज प्रोसेस्ड बाय सेवरल पैरेलल कन्वोल्यूशनल ब्रांचेस। यहाँ पर इनपुट जो है उसको कई कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स जो है ना मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। whose outputs are then merged back into a single tensor, और सबके आउटपुट को मर्ज करके एक सिंगल टेंसर बाद में बनाया जाता है। There is also a recent trend of adding residual connections। अभी जो रिसेंटली चल रहा है रेजिडुअल कनेक्शंस ऐड करना एक मॉडल के अंदर, which started with the RESTnet family of networks, जो कि RESTnet वालों ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट में। A residual connection consist of re-injecting previous representation। मैं बात कह रहा था कि पिछली लेयर से निकाल के आगे लेयर में जाके ज्वाइन मार दिया। अभी शायद इसकी इमेज आगे आ जाए। into the downstream flow of data, उस flow of data में by adding a past output tensor to the later output tensor, which helps prevent information loss along the data processing flow. There are many other examples of the such graphs like networks। ये वाली चीज जो है यहाँ से निकाल के इसको दोबारा इनपुट को आगे कहीं ज्वाइन कर दिया गया, यहाँ से निकाला गया यहाँ ज्वाइन कर दिया, एंड सो ऑन। ये वाला ये एग्जैक्ट डायग्राम जो है रेजिडुअल की ये, ठीक है। यहाँ इस लेयर ने ये आउटपुट दिया, तो ये आउटपुट जो है ना वो किसी आगे लेयर के अंदर भी जो है जाकर शेयर जो है वो कर दिया गया। तो these three important use cases, multi-input models, multi-output models and graph-like models, जो residual हैं, aren't possible by using only sequential model class in the Keras. But there is another far more general and flexible way of to use Keras, the functional API. This section explains details what it is and what it can do and how to use it. तो ये तो introduction था, ठीक है। और नहीं करे बेटा। अच्छा एक बार सब लोग जरा इसको जितने हमने पेजेस पढ़े हैं जरा एक बार दोबारा से नजर डाल लें, बात इसमें पूछनी हो तो उसको जो है ताकि फिर हम फंक्शनल एपीआई बाकायदा जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। 5 मिनट है आपके पास। I think इसका मैं रणबीर और आलिया और somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं।
So ऐसे नहीं चलता. You have to be responsible. I think Ranbir Kapoor was telling somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, you know. So how ये देश ने, आप उस देश में जैसे आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे आप मर्सिडीज में बैठते हैं. How can you do like that? हम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं. This is irresponsible. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि maybe that you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world will do with one less. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she चलो बाहर जाके खेलो. मैं देश के लिए कह रही हूँ. ये जी सब लोगों के मैंने भी नाम लिए हुए हैं. आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े-बड़े अक्षर निकालेंगे कि आप शनाब न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे जोर से बोलो. पेज नंबर 235 की जो फिगर 7.3 है ना, मल्टी आउटपुट, हाँ वो वाला सब थोड़ी सी डायग्राम की. अच्छा मैं खोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ. पेज नंबर कौन सा है? 235. मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लगता है दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पांसिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी. ये मल्टी इनपुट वाला, मल्टी आउटपुट वाला मल्टी आउटपुट I think ये है ना definitely, but 7.3 definitely नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? मतलब दो मॉडल बनाए. नहीं, एक ही मॉडल के अंदर लेयर्स जो है ना, वो दो मॉडल्स की यूज करेंगे. भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग हैं? ऐसा दिन ऐसे सर मतलब फंक्शनल एपीआई के थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करनी है. ये सीक्वेंशियल की तरह नहीं होगी कि एक के बाद एक लेयर नहीं लगाएंगे. ठीक है, जब फंक्शनल एपीआई यूज करेंगे तो उसके अंदर ये काम होगा. देश के लिए हम लोग ये चाहते हैं. देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी. ठीक है, आपको ये नहीं लगता अभी कैसे वाला काम तो अगले पार्ट में आएगा ना, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. अभी तो सिर्फ ये सीख रहे हैं क्या क्या होता है, कैसे लगाएंगे ये उसमें आएगा. क्यों हो रहा है ये सवाल हमारा स्कोप नहीं. ठीक है, अच्छा मैं पढ़ लिया सबने तो फिर मैं एक नजर डाल ली है सबने. आगे चलते हैं फंक्शनल एपीआई पे. चलें आगे. जी सर. अच्छा भाई, इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल एपीआई. In the functional API, you directly manipulate tensors. इससे पहले जो हम सीक्वेंशियल मॉडल पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारा जो कंट्रोल था वो इनपुट पे था और आउटपुट पे था. ऐसा ही था ना, हम इनपुट देते थे, आउटपुट लेते थे. बीच लेयर में क्या घोटाला चलता है हम उसको पकड़ ही नहीं सकते थे. लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हर लेयर का आउटपुट जो है वो हमारे कंट्रोल में आता है. एक लेयर से गुजरा आउटपुट निकला है, उसके अंदर मैं चेंजेस करके आगे इनपुट डाल सकता हूँ, जबकि सीक्वेंशियल में ऐसा नहीं कर पा रहा था. तो यहाँ कहते हैं कि फंक्शनल एपीआई में यू डायरेक्टली मैनिपुलेट टेंसर्स. आप डायरेक्टली टेंसर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड यूज लेयर्स एज फंक्शन. म्यूट कर लो अपने आप को यार, थोड़ी सी बड़ी आवाजें आ रही है तो हम लोग म्यूट कर लें. नीचे जा रहा है सवाल पूछ. एंड यूज लेयर्स एज अ फंक्शन दैट functions that take tensors and return tensor. और एज फंक्शन के तौर पे जो है ना लेयर्स को इस्तेमाल करेंगे जो टेंसर इनपुट लेती है और टेंसर ही रिटर्न करती है. इसीलिए इसको फंक्शनल एपीआई का नाम जो है वो दिया जाता है. इस तरह यहाँ दिखाया गया है कि फ्रॉम केरस इनपुट लेयर्स. अब ये इनपुट में
शेप जो है ना वो आपने एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट जो है पास कर दी, इनपुट का जो है फंक्शन कॉल हो गया, उसका जो आउटपुट आया वो इनपुट टेंसर के तौर पे यहाँ आ गया। ये एपीआई का मतलब क्या है? एपीआई मींस एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई बनाना इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं। किसी को पता है एपीआई के बारे में तो जरा बताएं। सर इसी क्लास में सीखेंगे एपीआई बनाना? हाँ, बस ये अभी 7 चैप्टर शुरू हो गया है ना, मैं इसके साथ साथ मैंने थोड़ा प्लान किया है कि हम थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके क्लास पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है सर। मैं पूछने ही वाला था। तो कुछ जो है हमारी 2 क्लासों में छुट्टियां हुई हैं, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैनेजमेंट से टाइम लेके जरा उसको कंपनसेट किया जाए, उसके अंदर क्लास खत्म कर ली जाए। ठीक है सर। आप लोगों का डॉकर का क्विज कब है? 15 जुलाई। 15-16 तो आज तारीख हो गई 5। इसी हफ्ते में फ्लास की क्लास रख लें बीच में किसी दिन। जी सर रख लें। किस टाइम पे रखेंगे? रात को रखेंगे यार, सकून के टाइम पे। 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद रखेंगे। सैटरडे की रख लें। सैटरडे की फिर संडे सुबह क्लास होगी, फिर परेशान होगे तुम लोग। फ्राइडे की रख लें। मैं अभी बात करता हूँ उनसे, फिर वो अनाउंसमेंट चला देंगे। बाकी तुम लोग भी आपस में शेयर कर देना सब। ठीक है। अच्छा विक्रम कह रहा है इनपुट ले तो भाई म्यूट कर लो दोस्तों। अच्छा जी, तो अब इस तरह फंक्शन के तौर पे जो है ना इनपुट और आउटपुट जो है ना वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह यहाँ लेयर इज द फंक्शन लेयर डॉट डेंस 30। अब ये डेंस का जो है फंक्शनल कॉल किया गया, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना ये 2 पैरामीटर जो है ना पास कर दिए गए। इस तरह इनपुट डेंस के अंदर भेजा गया तो आया आउटपुट बन गया। अब होता क्या है, ये कहते हैं लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल दैट शोज साइड बाय साइड अ सिंपल सीक्वेंशियल मॉडल एंड इट्स इक्विवेलेंट इन द फंक्शनल एपीआई। ये हमारे पास सीक्वेंशियल मॉडल लिखा हुआ है जो आप पहले से लिखते आए हुए। इसी मॉडल की रिप्लेसमेंट नीचे लिखी हुई है फंक्शनल एपीआई में। दोनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे क्या हो रहा है। सेम काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हर लेयर का जो इस लेयर से जो चीज रिटर्न आ रही है इस फंक्शन से, डेंस के फंक्शन से जो चीज रिटर्न आ रही है वो यहाँ स्टोर हुई एक्स में। अब मैं इस एक्स को टेंसर की शक्ल में जो मुझे मिल रहा है मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 वैल्यू आ रही तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी चीज से, ठीक है। ये हमारा इनपुट बना था, इनपुट टेंसर में आया और इस इनपुट को इस लेयर में यहाँ हमने पास कर दिया। पास होने के बाद इस लेयर में गया, लेयर से ये आउटपुट आया x। ये आउटपुट अगली लेयर के लिए यहाँ इनपुट बन गया, ठीक है, अगली लेयर के लिए इनपुट बन गया। फिर इसका आउटपुट दोबारा x की शक्ल में आया, ये आउटपुट फिर अगली लेयर के लिए यहाँ दोबारा इनपुट बन गया। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं x की जगह, एक बार x रख लिया, दूसरी बारी y रख लें, फिर z रख लें, व्हाटएवर। और फिर आखिरी लेयर जो है ना वो हमारी ये होगी कि इधर जो आउटपुट आया हमने उसका नाम दे दिया
कि ये आउटपुट टेंसर है, क्योंकि यहाँ 10 का हमने आउटपुट मांगा है, एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अब ये जो इनपुट और आउटपुट दो आए हैं, इनपुट टेंसर और आउट, यहाँ से मॉडल एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये तो अभी हमने बनाया है, अभी ये कॉल नहीं हुआ है, यहाँ से कॉल हो रहा है। ये मॉडल कॉल किया हमने, इनपुट टेंसर और आउटपुट टेंसर, इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें हम ट्रेनिंग में देते हैं। ये दिया हमने तो यहाँ कॉल होगा, सारी चीजें जो है वो यहाँ पहुंचती जाएंगी और मॉडल के अंदर जो है वो रिटर्न आ जाएगी। इसकी समरी है मॉडल की। सर जी सर, ये हर लेयर पर जो वेरिएबल है x, ये वैल्यू रिटर्न करेगा या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा कोई ना कोई? ये टेंसर रिटर्न कर रहा होगा। एक्चुअली पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट ही होती है यार, ठीक है ना। कोई अगर इंटीजर वैल्यू भी आ रही तो वो भी ऑब्जेक्ट ही है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। टेंसर भी अगर आ रहा है तो इट्स अ टेंसर, वो भी जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल एपीआई का है, दोनों यहाँ लिखे हुए हैं और हम दोनों के अंदर जो है ना वो ये 4 लाइनें जो हैं सीक्वेंशियल की लिखी हुई हैं, ये 4 लाइनें जो हैं 6 लाइनें फंक्शनल की लिखी हुई। लेकिन फंक्शनल के अंदर आप देख रहे हैं कि अब आपके पास जो है वो कंट्रोल आ चुका है, मैनेजमेंट जो है वो आपके पास आ चुकी है। तो कंट्रोल जो है यहाँ हमारे पास शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ से कहानी शुरू हुई और डाटा भेज दिया हमने, बस अब ये जा रहा है इसके अंदर। आखिरी लेयर के बाद ही पता चलेगा क्या आउटपुट आया, बीच में हम कुछ उसके अंदर जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई सवाल इसके अंदर? अभी कोई क्वेश्चन है इसके अंदर फंक्शनल और सीक्वेंशियल की कंपैरिजन में? नो सर। चलो आगे फिर है जी। The only part that may seem a bit magical, सबसे ज्यादा जो मैजिकल पार्ट है वो क्या है? At this point is instantiating a model object। जब आप मॉडल का ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंस्टेंशिएट कर रहे हैं using only an input tensor and the output tensor। इनपुट और आउटपुट टेंसर की मदद से आप इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। क्या सिखा रहे हो? कौन है भाई? बिहाइंड द सीन्स, तो बिहाइंड द सीन वही बात है जो बैकएंड पे क्या काम हो रहा है उसके एपीआई के अंदर। Keras retrieves every layer involved in going from input to output tensor, bring them together in a graph like that। वही कहाँ कर क्या सिखा रहे हो? तो बिहाइंड द सीन जो है वो यही ग्राफिकल स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बना रहा होता है। बिहाइंड द सीन Keras retrieves every layer involved in going from input to output tensor। हर लेयर में इन्वॉल्व होती है जो इनपुट से आउटपुट टेंसर की तरफ चल रही होती है। जैसे हमने मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ब्रिंगिंग देम टुगेदर इनटू अ ग्राफ लाइक डाटा स्ट्रक्चर अ मॉडल। तो अब जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो ग्राफ लाइक ही बनता है उस मॉडल का। ऑफ कोर्स द रीजन इट वर्क्स एज is that output tensor was obtained by repeatedly transforming input tensor। वो हमें पता ही input tensor जो है वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है हर लेयर पे। If you tried to build a model from inputs and outputs that weren't related, you would get a runtime error। अगर आप एक ऐसा मॉडल बना देंगे जिसमें आउटपुट और इनपुट जो है ना वो रिलेटेड नहीं होंगे, डाटा किसी और चीज का होगा, आउटपुट किसी और चीज का हम उसको दे देंगे, तो आपके पास जो है
वो एरर आएगा कि अनरिलेटेड इनपुट दिया है और आउटपुट टेंसर दिया है जो उससे बिलोंग ही नहीं करता, तो इट विल थ्रो अ रन टाइम एरर, graph disconnected, cannot obtain a value from tensor. ठीक है। अच्छा अभी this error tells you in essence that Keras could not read input 1 from the provided output tensor. ठीक है। When it comes to compiling, training and evaluating such an instance of model, the API is the same as that of sequential. Compile जब करेंगे हम इसको, कंपाइल करते हुए जो एपीआई यूज होगी वो सीक्वेंशियल वाली ही यूज होगी। सर सीक्वेंशियल में हम कंपाइल का फंक्शन कॉल करते थे, वैसे ही यहाँ पर फंक्शनल में भी कॉल करेंगे। ठीक है जी। यहाँ दो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन नंपाई से डाटा बनाया है, फेक डाटा, उसके बाद यहाँ फिट चला के ट्रेन किया और मॉडल को इवेल्युएट कर दिया। ठीक है, ऊपर मॉडल बनाया था, कंपाइल चलाया मॉडल का, डाटा यहाँ से जनरेट किया, उस पर फिट चलाया और उसको स्कोर चला दिया। जल्दी से अपने पास जो है ना ऊपर वाला सीक्वेंशियल का मॉडल जो है वो कॉपी करें और ये 4 लाइनें भी कॉपी करके चलाएं और स्कोर में आउटपुट बताएं। ठीक है, मॉडल तो बना हुआ है, ये इस डाटा जनरेट हुआ, नीचे कंपाइल और फिट जो है वो चला हुआ है और प्रेडिक्शन भी जो है ना इवेल्युएट भी चला हुआ है। इसको अपने पास चला के देखें क्या आउटपुट आ रहा है। सर सीक्वेंशियल का मॉडल सीक्वेंशियल नहीं, एपीआई से चलाया ना। एपीआई ना, सही है। हाँ एपीआई चला, ये दोनों से चला के देख लें उससे क्या होगा। नहीं वो अभी कर फंक्शनल है, आपने सीक्वेंशियल कहा तभी कंफर्म किया मैंने। ऐसे आ गए। नहीं वही है। सर आवाज आ रही है?
मॉडल को हम जो डेटा दे रहे हैं कौन सा डेटा है, अपना नंबर दे दीजिए। यार बेटा आ रही है मम्मा, इधर आओ, पहले बात सुनो, इधर आओ। ना दीना, कहाँ है कैमरा वो वाला, ऐसे कैमरा कैमरा वाला। मम्मा आ रही है बेटे। आ रही है मम्मा, आप वेट कर लो। आओ जहाज देखो। अम्मी के अब्बू बुला रहे हैं। हो गया भाई? जो हम इसको डेटा दे रहे हैं वो ऐसे रैंडम नंबर दे रहे हैं। हाँ हाँ, फेक डेटा जनरेट किया है ना, नजर तो आ रहा है। बैठो बैठो। बैठ के देखो ये, और लैपटॉप को टच नहीं करना, मैं बता रही हूँ। चले आगे हम लोग, सबके पास हो गया।
स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा अब मल्टी इनपुट मॉडल्स की बात करते हैं, जहाँ हमें बहुत सारे इनपुट देके एक प्रेडिक्शन लेनी है, ठीक है। फिर हम मल्टी आउटपुट की बात करेंगे, जहाँ हम बहुत सारे इनपुट देके बहुत सारे आउटपुट ले रहे होंगे, या एक ही इनपुट देके बहुत सारे आउटपुट ले रहे होंगे। तो the functional API can be used to build models that have multiple inputs. Typically, such models are some point merge their different input branches using a layer that can combine several tensors, okay, by adding them, concatenating them, and so on. This is usually done via Keras merge operation, such as keras.layers.add, keras.layers.concatenate. ये दोनों ऑपरेशन जो है मर्ज ऑपरेशन कहलाते हैं। एंड सो ऑन लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ मल्टी इनपुट मॉडल। A question answering model has two inputs. दो इनपुट होंगे, a natural language question and a text snippet such as nude article, ठीक है, providing information to be used for answering the question. The model must then produce an answer in the simplest possible setup. This is a one-word answer obtained via softmax over predefined vocabulary. क्या मॉडल है? A typical question answering model has two, और एक पैराग्राफ जाएगा जिसमें से उसका जवाब ढूंढना है। दो इनपुट हमारे पास जाएंगे और the model must then produce an answer. जवाब में क्या आएगा? एक आंसर आएगा in the simplest possible setup. This is one word answer obtained via softmax. तो हम जो है हमारे MCQs बेस्ड जो एग्जाम्स हैं वो भी ये सॉल्व कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। आप लोगों को बताना नहीं चाहिए अभी। अच्छा जी, तो रेफरेंस टेक्स्ट क्वेश्चन दोनों को एम्बेड किया LSTM के थ्रू, दोनों अलग अलग से आ रहे हैं। फिर उनको कॉन्कैटिनेट करा के उसने डेंस में जो है वो आउटपुट देगा। ये तो स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्योंकि टेक्स्ट में आ रहे हैं ये दोनों इनपुट तो आ रहे हैं, एम्बेडिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आप जो पीछे चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना, उनको इस्तेमाल करना है तो ज़हन में रहे। Following is an example of how can you build such a model with functional API. अब functional API से मॉडल बनाते हैं। यह सेटअप टू इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, दो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस सेटअप करनी है, इनकोडिंग द टेक्स्ट इनपुट एंड क्वेश्चन इनपुट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। जो दोनों इनपुट हैं उनको वेक्टर्स के तौर पे इनकोड करना है। याद है वेक्टराइजेशन पढ़ी थी हमने, फिर इनकोडिंग करी थी, उसकी एम्बेडिंग करी थी या वन आउट इनकोडिंग करी थी। Then concatenate these two vectors, और इन दोनों को फिर आपने मिला देना है डॉट concatenate से या डॉट add से, ठीक है। अच्छा, फाइनली क्या करना है हमने? एंड फाइनली add a softmax classifier on the top of the concatenated table. उसके ऊपर एक dense classifier जो है वो लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तब हमें बात समझ आ रही होगी, मेरा ख्याल है जी। हम काम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलते हैं उस पे। अब देखो क्या क्या हो रहा है, जरा कोड को गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया, वही दोनों चीजें, केरस मॉडल, इंपोर्ट मॉडल, लेयर्स और इनपुट।
ये तीन चीजें इंपोर्ट की हैं। द टेक्स्ट इनपुट इज a variable length sequence of integers. Note that you can optionally name the inputs. जो भी नाम देना चाहें आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं इनपुट का। अच्छा, तो टेक्स्ट वोकैबुलरी का साइज बता दिया 10,000, क्वेश्चन वोकैबुलरी का साइज बता दिया 10,000, आंसर वोकैबुलरी का साइज बता दिया 500। मेरा ख्याल है आपको याद होगा वोकैबुलरी साइज से क्या मतलब है। सबको याद है ये बात, पता है या रिवाइज कर दूं? हमने वहाँ यूज कर हैं, रिवाइज करा दो। सही मोस्ट कॉमन उठा के ले आएगा ना, जो बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन रिपीटेड अकरिंग वर्ड्स जो है वो ये उठा के ले। तो मोस्ट कॉमन वर्ड जो है, वोकैबुलरी जो है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वोकैबुलरी शामिल कर लेता हूं। अब यहाँ टेक्स्ट का इनपुट बनाया, ठीक है, शेप नन है, डेटा टाइप इंटीजर 32 है, नेम उसका टेक्स्ट। एम्बेडिंग चलाइए, एम्बेडिंग की लेयर्स डॉट एम्बेडिंग 64 की टेक्स्ट वोकैबुलरी साइज, और टेक्स्ट इनपुट जो है वो यहाँ दे दिया, जो आपका टेक्स्ट इनपुट यहाँ से आया। शेप नन क्यों दिया था? हमने नन क्यों दिया है यहाँ पर? पड़ेगा क्या था इसका? यार इसका सिग्नेचर खोल के देखना पड़ेगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा नन क्यों रखा था इसके लिए। अभी देख के इसको बताता हूँ। जी जी। से पहले लगाते हुए आ रहे थे, इनपुट यहाँ पास कर दिया हमने अपना टेक्स्ट इनपुट से, एम्बेडेड टेक्स्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। अब हमने क्या किया, लेयर इस्तेमाल करी और अपना एम्बेडेड टेक्स्ट एज अ इनपुट इस लेयर को पास कर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इनकोडेड टेक्स्ट आ गया। अब हमने क्वेश्चन के लिए अलग से काम किया, क्वेश्चन की इनपुट अलग है, क्वेश्चन इनपुट आया, क्वेश्चन के ऊपर दोबारा हमने एम्बेड किया और फिर उसके ऊपर एक और LSTM में उसको पास कर दिया एम्बेडेड क्वेश्चन, तो उससे इनकोडेड क्वेश्चन जो है वो निकल आया, ठीक है। ये दोनों से अब हमारे पास ये वाला काम हो गया, ये वाला और ये वाला काम हो गया, LSTM और LSTM। अब फाइनली हमने क्या करना है, इन दोनों LSTM को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है। क्या करा अभी, लेयर्स डॉट कॉन्कैटिनेट, आपके पास क्या क्या दी हुई, इनकोडेड टेक्स्ट और इनकोडेड क्वेश्चन, दो आउटपुट थे ना, इन दोनों को जो है वो कर दिया हमने कॉन्कैटिनेट, ठीक है, और कॉन्कैट, ठीक है, और आपके पास ये लेयर बन गई कॉन्कैटिनेटेड। अब हमने क्या किया, जो कॉन्कैटिनेटेड आई है उसके ऊपर हमने क्या लगाना है, एक डेंस क्लासिफायर लगाना है। तो फाइनली हमने सिर्फ सिंपल सा काम ये किया कि लेयर्स डॉट डेंस, अच्छा ये सारा फंक्शनल एपीआई में हो रहा है काम, आपको नजर आ रहा है ना कि हर लेयर का आउटपुट निकल रहा है और आउटपुट आगे जा रहा है। इस डेंस लेयर में ये जो आउटपुट आया ये एज अ इनपुट यहाँ ठोक दिया, ठीक है। एक्टिवेशन सॉफ्टनेस लगा हुआ,
मॉडल बन गया। मॉडल के बाद फिर हमने ये मॉडल को एक्टिवेट किया, टेक्स्ट इनपुट, क्वेश्चन इनपुट और आंसर्स। मॉडल में गए, मॉडल को कंपाइल कराया, आपके पास ये सारा है। अभी इसके अंदर डाटा तो आया नहीं है, अभी तो हमने साइज वाइज बता के अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है। अब हम डाटा प्री प्रोसेसिंग अगर हमें करनी है या कुछ काम करना है तो वो हम अलग से यहाँ करके फिर मॉडल को वो डाटा जो है वो कंपाइल के थ्रू और फिट के थ्रू, कंपाइल तो हमने कर दिया है, फिट के थ्रू हम डाटा जो है वो पास कर देंगे। अब ये यहाँ पर जो है वो रैंडमली डाटा जनरेट हो रहा। नाउ हाउ डू यू ट्रेन दिस टू इनपुटेड मॉडल्स? ट्रेनिंग कैसे होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। देयर आर टू पॉसिबल APIs, दो तरह से। यू कैन फीड द मॉडल a list of numpy arrays as input। पहला तरीका तो ये है कि आप मॉडल को फीड कर सकते हैं numpy arrays की लिस्ट as input, or you can feed it a dictionary that maps input names to numpy arrays। डिक्शनरी भेज सकते हैं, वहां पर डिक्शनरी में क्या होगा, नेम्स और इनपुट जो है वो मौजूद होंगे। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी आप करेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेचुरली द लेटर ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली इफ यू गिव नेम्स टू योर इनपुट्स। अगर दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो तभी होगा जब अपने इनपुट को आप कोई नेम दे देंगे, डिक्शनरी बना की बना लेंगे। है क्या कह जी, फीडिंग डाटा दैट टू अ मल्टी इनपुट मॉडल, इंपोर्ट numpy as NP, नंबर ऑफ सैंपल्स, मैक्सिमम लेंथ। रैंडमली हमने क्या किया, डाटा जनरेट कर लिया, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडइन, टेक्स्ट वोकैबुलरी का साइज ऊपर डिफाइंड है, सैंपल्स और मैक्सिमम लेंथ, एरे का शेप बता दिया। इससे हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में एक डाटा जनरेट हो गया। रिकॉर्डेड चाहिए हमें तो नंबर्स की फॉर्म में हमने वेक्टराइज फॉर्म में निकाल दिया, उसका नाम हमने रख दिया टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट नहीं जनरेट होगा, फिर क्या फिर इस तरह क्वेश्चन का डाटा जनरेट कर लिया, इसमें क्वेश्चन वोकैबुलरी साइज वगैरह बता दी, आंसर का जनरेट कर लिया, ठीक है। अब ये सारा डाटा क्वेश्चन आंसर ये इसको पास करा है फिट को, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही वाला जो बात की थी कि फिट को हम डिक्शनरी बना के पास कर दें या लिस्ट बना दें। यहाँ लिस्ट बनाइए तो यहाँ पर डिक्शनरी बनाइए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी ये पूरा जो है ना इसको 1 by 1 आपने पढ़ते जाना है, अपने पास रन करते जाना है। क्या क्या हुआ है वो हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया ये वाला, तो यहाँ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर खड़े करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर कोई एम्बेडिंग भूल गया हो कि एम्बेडिंग कैसे पास होती है, क्या होती थी, भाई उससे गुजारिश है कि वो जाके एम्बेडिंग एक बार रिवाइज कर ले, कोई इशू नहीं है, निकल जाती है दिमाग से, ठीक है। ये साइज ऑफ वोकैबुलरी ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं, अगर ये कोई भूला हुआ है तो वो जाके रिवाइज कर ले और इसके ऊपर आ जाए। बाकी काम जो है वो उसको मॉडल करना जो है वो बड़ा सिंपल जो है हमें नजर आ रहा है कि सीधा सीधा प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये डाटा जनरेट हो रहा है, इसको जनरेट करके देखिएगा टेक्स्ट में क्या वैल्यूज आई, किस फॉर्म में आ रही है, डाटा कैसा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसा आ रहा है, आंसर में कैसा आ रहा है, फिर हर चीज को कनेक्ट करके देखिएगा। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या चीज थी, यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है ये टेक्स्ट, यानी पूरा जो ये कोड लिखा हुआ है ये आपको फिर समझ में आ जाना चाहिए क्या किस चीज का क्या कनेक्शन जो है वो बन रहा है, ठीक है। इसको करें, थोड़ा इस पे टाइम लगाए।
ठीक है, अभी आप लोग ये काम करना शुरू करें। कोड तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन हर चीज को नीचे डाटा जनरेट हो रहा है, मॉडल फिट कॉल हो रहा है, कहाँ जा रहा होगा, किस फॉर्म में डाटा जा रहा है, किस शेप में आ रहा है, टेंसर कैसे बन रहा है, कहाँ निकल रहा है, हर स्टेप्स जो है उस तरह आपको सीक्वेंशियल के अंदर, मुझे अस्यूम कर रहा हूँ कि आपको हर चीज क्लियर हो गई थी कि किस किस तरह से जो है ना वो चलता है, किस तरह फीड होता है। यानी जब उसकी हम ग्राफिकल नोट्स बना बना के भी देख रहे थे, अभी हमने इसमें तो नोट्स नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जब आप उसको रन कर रहे हो तो कनेक्शन उसका ढूंढे हर लेयर का, ये यहाँ से मैंने कॉल किया है, यहाँ कनेक्ट हुआ है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जल्दी से सर, एक question तमाम है। लोग। जी जी जी। सर, जिस तरह अभी ये राइटर ने जो हमें एग्जांपल ये कराई है, ये टेक्निक सिखाई है मल्टी इनपुट्स की, हाँ लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने जो NLP का यूज केस कंसिडर किया है, अगर हमारा NLP भी साथ हो और कन्वोल्यूशनल भी साथ हो तो फिर आएगी आएगी अभी आगे एग्जांपल्स आएंगी जिसके अंदर NLP भी होंगे और इमेज भी होगी और रिग्रेशन भी होगा। तमाम लोग इसको काम करना शुरू कर दें, फिर मुझे बताएं क्या रेस्पॉन्स आ रहा है और कुछ कैसे आ रहा है। वो जो क्वेश्चन वगैरह जनरेट किए वो गुलेरी
यहाँ पे रखी हुई देखी थी ना मैंने पूजा। क्या? सर नहीं नहीं मैं बोले, आवाज आ रही है? कुछ नहीं मैं सर एक एरर आ रहा है क्या? लास्ट में जब मॉडल डॉट फिट चलाते हैं ना जी जी, उसकी स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। अब तो नीचे दिखाओ एरर क्या आ रहा है? अच्छा, फंक्शन की तरफ ले जाएं। अच्छा, और किसी के पास देखते हैं एरर आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर ढूंढते हैं, वरना तुम्हारे वाले में देखते हैं क्या मसला है। बाकी किसी के पास चला?
सर यही एरर आ रहा है। हाँ। किधर? सर कहाँ तक पहुँचे? सर वो मेरी अभी 15 मिनट पहले लाइट चली गई तो अभी आएगी। लाइट। सर आपने क्या करने को दिया है? मैंने एक्सरसाइज करने को दी है ये वाली 7.1 7.1 7.2 जब लिखोगे तो वो कोड रन होगा मल्टी इनपुट मॉडल्स।
सर चल गया है। चल गया? जी जी, असल में हुआ ये है कि एम्बेडेड लेयर जो है ना उसके पैरामीटर्स को स्विच कर दें। मेरे पास तो पहले जो है ना सिस्टम ही नहीं चल रहा। अब मैं पहले स्क्रीन शेयर करा के शो करा दे। मैं करवा देता हूँ। मेरे पास तो जुपिटर ही बंद हो गया, क्या हो गया? चलो मेरे को चलाया हुआ था मैंने, मेरे पास भी चल रहा था। तो स्क्रीन शेयर हो रही है कल से मेरी? जी जी, स्क्रीन आ गई। जी जी। अच्छा, हमने जो लिखा है ना 64, वो हमने 64 इस जगह इस पैरामीटर में लिखा हुआ है, और टेक्स्ट वोकैबुलरी हमने इस पैरामीटर में लिखा हुआ है। तो ये स्विच करना है दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इससे चल जाएगा। सेकंड पैरामीटर वहां डाल दो। जी, स्विच करने पैरामीटर बस। वेरी गुड। सब देख लो यार, अपने पास सीधा कर लो इसको। मेरे पास तो कॉपी पेस्ट करने में चल गया जी, जब मैंने ये 64 और ये की साइज के आगे चल जाता है, चल तो जाता है। ये एरर कभी आया नहीं है मेरे पास, रन कोड भी पड़ा हुआ है। तो इनको चलो, कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे होंगे। अबे भैया सर ये एक्यूरेसी 00 वगैरह आई है, इसका क्या? अभी उसकी बात करते हैं। सर स्विच करने के बाद चल भी अच्छा, एक्यूरेसी जो आ रही है और जो चीजें आ रही है ना, अभी हमने खाली रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया था, और वो भी नंबर जनरेट किए थे रैंडम इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। कोई ओरिजिनल टेक्स्ट थोड़ी था जो एक्यूरेसी उसके अंदर आएगी। लेकिन अभी सिर्फ इसमें क्या दिखाया गया कि आप मॉडल बनाएंगे कैसे, उसको डाटा फीड कैसे करेंगे। जब हमारे पास जेन्युइन डाटा होगा फिर हमें वहां पर एक्यूरेसी जो है वो नजर आना शुरू होगी। अभी तो 0 में ही आएगी। थोड़ा कैगल के ऊपर जो है ना वो एक्सप्लोर करिएगा, मल्टी इनपुट मॉडल्स को। कोई मैं भी देख लूंगा, शेयर करा दूंगा, उसको भी अपने पास चला के देखिएगा ताकि ये क्लियर हो। अभी तो फेक डेटा था ना हमारे पास। अभी क्या करना है हमें? अच्छा, सबके पास चल जाए तो ये गुड है। फिर अब नेक्स्ट ये करना है कि मैं जरूर जो है ना वो आज शाम तक जो है तो एक हमारी दो क्लास मिस हुई है छुट्टी की वजह से। इसी हफ्ते में हम 2 मजीद क्लासेस जो है वो रख रहे हैं, जिसके अंदर हमने फ्लास्क पढ़ना है और उसके अंदर एपीआई जो है ना वो कैसे बनती है वो पढ़ना है। किस तरह हम अपना मॉडल जो है एपीआई पे डिप्लॉय करते हैं ताकि उसे किसी भी वेब फ्रेमवर्क के थ्रू ब्राउज़र पे जो है वो रन किया जा सके। यूजर से इनपुट वगैरह लेके, फीचर्स इनपुट लेके फिर हम प्रेडिक्शन वगैरह उसमें दे सकेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिएगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं अपने ग्रुप में चला दूंगा और उनसे कहूँगा कि भी ऑफिशियली भी जो है ना वो अनाउंसमेंट डाल दें ताकि लोग जो है वो पता चल जाए। ठीक है, तो अभी ठीक है सर।
एंड कर रहे हैं। क्लास टाइमिंग चेंज करने का मैंने कहा था उन्हें, कहना भी थोड़ी सी क्लासेस रह गई इस मॉड्यूल की, अभी आखिर में तो स्लॉट मिल भी नहीं रहा था, ठीक, इस वजह से जो है वो छोड़ दिया उसको। थोड़ा अपने तौर पे एक्सप्लोर करिएगा कि मल्टी इनपुट मॉडल्स को भी पढ़ने की भी कोशिश करिएगा थ्योरेटिकली भी और ज़्यादा, और यूट्यूब वगैरह पे देखिए और किसी ने समझाया हो, वैसे तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस बुक के अंदर, फिर भी जो है वो मल्टी सोर्स से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है जी, एंड करता हूँ मैं। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।